और ना ही किसी को धोखा दिया। मैं स्वयं हमारे लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों समर्थकों के लिए कल का बहुत अहम दिन होगा कि 2014 के धर्म युद्ध में हमें मोदी जी का साथ देना है या नहीं। प्रधानमंत्री के तौर पर हमने कहा कि वो देश के सबसे काबिल प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इसलिए उनका समर्थन किया। लेकिन अब बारी है 2014 में मोदी के मुद्दे क्या होंगे। कालाधन को लेकर के उनकी नीतियां क्या होंगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, क्या वो 2014 में सत्ता में आने के बाद काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, क्या देश और विदेश में जो ब्लैक मनी छिपा है उसको वापस दिलाने के लिए कोई इफेक्टिव प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, क्या वो भारतीय भाषाओं को जो गौरव मिलना चाहिए वो दिलवाएंगे, या हमको ही भाषा के लिए, स्वदेशी के लिए, गो के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। हमने तय किया है कि अब हम आंदोलन नहीं करना चाहते। आंदोलन करें गोकशी करने वाले कि भैया हमारा कत्ल खाना तो बंद करा दिया, कम से कम यहां कोई गौशाला या डेयरी खुलवा दो। अब आंदोलन स्वदेशी कंपनियों को ना करना पड़े, स्वदेशी के विचार को, अभियान को आगे बढ़ाने वाले लोगों को आंदोलन ना करना पड़े, अपितु विदेशी कंपनियां हमारी शर्तों पर यहां पर काम करें। ऐसी नीति यदि मोदी जी बनाते तो हम उनका साथ देंगे। माने मोदी जी को साथ देना 100% मुद्दों पर आधारित होगा। मैं स्वयं को ऋषिपुत्र होने पर गर्व करता हूं, लेकिन ऋषिपुत्र होने से पहले मैं कृषक पुत्र हूं। तो क्या किसानों को जो मुगलों ने धोखा दिया, जो अंग्रेजों ने धोखा दिया, और 67 सालों में वर्तमान केंद्र सरकार भी उनको धोखा देती रही, क्या मोदी जी किसानों के लिए नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन का गठन करेंगे? क्योंकि 60 करोड़ किसानों का जीवन आज भी नारकीय बना हुआ है। टिकैत जी कहते थे किसान पैदा भी कर्ज में होता और मरता भी कर्ज में। बहुत खराब हालत है उनकी। तो हम किसानों को लेकर के मोदी जी की नीतियां क्या होंगी और बीजेपी की नीतियां क्या होंगी, क्योंकि देश बनता है नीतियों से, नेतृत्व से और नियत से। यदि मोदी जी की नीतियां, बीजेपी का नेतृत्व और उनकी नियत कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर राष्ट्रहित में होगी, तो 2014 के बारे में हमारा अहम ऐलान होगा। कल ताल कटोरा स्टेडियम में आदरणीय श्री मोदी जी को हमने उसमें आमंत्रित किया है, आदरणीय श्री राजनाथ जी को और आदरणीय श्री जेटली जी को। आदरणीय श्री राजनाथ जी और जेटली जी को भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे मुद्दों पर, और मोदी जी जिनके ऊपर देश के करोड़ों लोगों की आशाएं हैं, माने कि हमारे प्रधानमंत्री को वो घातक, विनाशकारी दिखाई देते हों, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो घातक और विनाशकारी है ही। वैसे जो उनके ऊपर इल्जाम लगता है कांग्रेस के ऊपर, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है, माने कांग्रेस से बड़ा घातक, विनाशकारी कौन हो सकता है देश के लिए। शायद अपनी उपाधि उन्होंने कल मोदी जी को दे दी। एक बात और कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों का। जब कोई वजीर को समाधान नहीं सूझता तो फकीर को समाधान देना पड़ता है। मैं यह आत्मश्लाघा के लिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार किया, ये उनकी सहजता भी कहिए, सरलता भी कहिए। इसी का दुरुपयोग आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस उठाती रही है, इस सरलता का फायदा भी। तो एक चीज तो है उनमें अभी भी सरलता, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाए, हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला पाए, गरीबी नहीं मिटा पाए। इंदिरा जी के समय से गरीबी मिटाओ का नारा चल रहा है कांग्रेस का। प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हम महंगाई के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए, हम बेरोजगारी और गरीबी दूर नहीं कर पाए, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कही कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर भी अंकुश नहीं लगा पाए। इन तीनों देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याओं का समाधान हमारे पास में है, और वो भी हम कल मुद्दा रखेंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय मोदी जी यदि कल इन तीन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक प्रस्ताव रख रहे हैं, और वो प्रस्ताव है सारे टैक्स खत्म करो। इनकम टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, फिर स्टैंप ड्यूटी, फिर हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। एवरेज करीब 60% हिंदुस्तान में टैक्स लगते हैं। गैस, डीजल, पेट्रोल जितने में हमें उपलब्ध करवाई जाती है उससे करीब आधा उसका दाम होता है। गैस का तो उससे भी कम दाम होता है। गैस का सिलेंडर जब तैयार होता है तो 250 से 250 के बीच में उसकी कॉस्ट होती है। हमको सब्सिडी के ऊपर सिलेंडर दिया जाता है और कहा जाता है कि हम आपको 400, 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, सब्सिडी पर है, और फिर 1200 रुपए में सिलेंडर दिया जाता है। यह तो महालूट हो गई। देश में महंगाई है नहीं, कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों, गलत नेतृत्व और गलत नीयत के कारण से इस देश में महंगाई पैदा हुई है। जब सिलेंडर 250 रुपए का मैक्सिमम है तो आप उसको 1200 को बेचने का आपका हक क्या है? क्या देश के आम नागरिकों को लूटने का ठेका लिया हुआ है कांग्रेस ने? जब पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस 30 रुपए के आसपास है, उसके ऊपर 50% टैक्स होते हैं, तो आप 30 रुपए में क्यों नहीं उपलब्ध कराते? और यदि सारे टैक्स खत्म किए जाते हैं, एक सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको शॉर्ट में हम बीटीटी कहते हैं, तो ये बीटीटी का एक शॉर्ट प्रस्ताव आज हम पूरे मीडिया को भी सबको देंगे, आपको भी उपलब्ध कराएंगे। 1 से 2% मैक्सिमम, और बाद में तो हो सकता है 4-5 वर्षों के बाद ये 0.5% पे ये टैक्स आ जाए, आधा % पे आ जाए, आधे से 1%, और अभी किसी को डर लगता है तो मैक्सिमम 2% लगाइए और सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। ये पूरा प्रपोजल आपको हम दे रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के पास महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार का समाधान नहीं, लेकिन हमारे पास में समाधान है। इसको हमने नाम दिया आर्थिक आजादी। मुगलों से, अंग्रेजों से, राजा रानियों के राज से तो हमें मुक्ति मिल गई, राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन हजारों सालों की राजा रानियों की, बादशाहों की और बाद में सैकड़ों वर्षों के अंग्रेजों की गुलामी के बाद और आज इस राजनीतिक आजादी के 67 वर्ष बाद भी इस देश को आर्थिक आजादी नहीं मिली है। तो सारे टैक्स खत्म करो और पूरे देश में ये सिंगल टैक्स, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करो। बड़ा भ्रष्टाचार में बड़ी करेंसी एक बहुत बड़ी मदद करती है। पूरे विश्व में इसकी पूरी हालात क्या है वो भी आप जानना चाहेंगे, मैं आपके सामने बाद में विस्तार से रख दूंगा, लेकिन बड़ी करेंसी हमको एक बार वापस लेनी पड़ेगी। इस समय हमारे देश में करीब 12 लाख करोड़ की बड़ी करेंसी है और बैंक मनी हमारे देश के पास में 8 लाख करोड़ है।
25% भी यदि सर्कुलेशन में होता है, बैंक ट्रांजैक्शन में पैसा होता है, वैसे 60% तक भी किसी किसी देश में होता है, तो हमारे देश में हम यदि 1% टैक्स लगाते हैं तो 15 लाख करोड़, और 2% लगाते हैं बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स तो 30 लाख करोड़ रुपए देश को आएगा। अभी सारे टैक्स लगा करके और आदमी को पागल बना रखा है इन टैक्सों ने। मैक्सिमम लोगों का ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस इसी टैक्स से बढ़ता है। और करीब ये जो 3,17,000 टैक्सेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पूरे देश में आर्थिक लूट मचा रखी है, आर्थिक धींगा मस्ती, आर्थिक तानाशाही कायम की हुई है, और उसमें भी हर साल करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फिर भी टैक्स की चोरी होती है। बात इतनी नहीं, और भी बहुत सी रीजन है। हमारे देश में हम कहते हैं हम एफडीआई लेकर के आएंगे, हमारी गलत आर्थिक नीतियों के कारण से। मैंने इसमें यह पूरा आंकड़ा भी दिया हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2012 मार्च तक 9 लाख करोड़ रुपए हमारे देश की कंपनियों के पास में है, जिसको कि उचित यहां पर निवेश का वातावरण न मिलने के कारण से वो निवेश नहीं कर पा रहे। 9 लाख करोड़ रुपए, एक तरफ 9 लाख करोड़ रुपए हमारे देश की गलत आर्थिक नीतियों के कारण से, गलत टैक्सेशन सिस्टम के कारण से निवेश नहीं कर रहे हैं हमारे व्यापारी। वो कहते हैं हम बाहर पैसा लेकर के जाएंगे, और गवर्नमेंट की भी बाध्यता है, उनको रोक नहीं पाएगी। लेकिन यदि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू किया जाता है तो 9 लाख करोड़ रुपए अपने देश के व्यापारी राजी राजी लगाएंगे। मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा यहां से देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में ही, मात्र 10 सालों में करीब 13 लाख करोड़ रुपए की टैक्सेशन की छूट दी गई। ये 12-13 लाख करोड़ रुपए की टैक्सेशन की छूट इसलिए दी गई कि इससे हमारे देश के अंदर आर्थिक समृद्धि आएगी, इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इसमें कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एक और महत्वपूर्ण बात, गरीब आदमी यदि पैसा ना दे पाए तो कहते हैं वो बैंकक्रप्ट हो गया। मैंने जो डेटा इकट्ठे किए हैं वो बहुत ही खतरनाक है। मैं उन कंपनियों का नाम बता करके उनको यहां शर्मिंदगी तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन देश की बड़ी 10 कंपनियों ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए 6 लाख करोड़ रुपए बैंकों की चुकाए ही नहीं, और फिर उसको कह दिया गया ये तो जो है अब मिल ही नहीं सकता। माने बड़ी कंपनियां पैसा ना चुकाएं तो बोले ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, अब ये मिल नहीं सकता। हम यदि पैसा ना चुकाएं तो हम डिफॉल्टर हो जाते हैं। बड़ी कंपनियां पैसा ना चुकाएं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। बड़ी कंपनियों को और अमीरों को यदि, जैसे मैंने कहा, पिछले 10 सालों में, माफ करना, 31 लाख करोड़ रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने टैक्सेशन की छूट पर। इस साल 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। 5 लाख करोड़ आप अमीर लोगों को छूट देते हैं और ये कहते हैं कि इससे जो है देश में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन वो कहीं समृद्धि और खुशहाली दिखाई नहीं देती है। अमीरों को छूट दी जाती है तो इंसेंटिव, गरीबों को छूट दी जाती है तो सब्सिडी। पूरी आर्थिक नीतियों का इस तरह का जनाजा निकाल दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के पूरी दुनिया की आर्थिक नीतियां इसमें फेल हो चुकी हैं। आप कहेंगे इतना बड़ा कदम, सारे टैक्सेशन सिस्टम खत्म करो और खाली एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, तो यह प्रयोग भी कहीं हुआ है? 10 साल तक ब्राजील में यह प्रयोग हुआ, लेकिन उन्होंने गलती 2 की। एक, 1998 से 2007-8 तक उन्होंने ये प्रयोग किया, लेकिन दूसरे टैक्स खत्म नहीं किए। लेकिन ये, इसका मतलब बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू किया जा सकता है। दूसरी बात,
उन्होंने बड़ी करेंसी वापस नहीं ली और दूसरे टैक्स खत्म नहीं किए। यदि यह काम हो जाता है तो हिंदुस्तान में गैस, डीजल, पेट्रोल औसत आधे दाम में देश के लोगों को मिलेगा। हर रोज कभी 50 पैसे, कभी 70 पैसे, कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए पेट्रोल के बढ़ जाते हैं। किस बात के भाई? मैं कहता हूं पेट्रोल मिलेगा इस देश में 35 रुपए, मैक्सिमम 40 रुपए। डीजल मिलेगा इस देश में 35 रुपए, क्यों नहीं मिल सकता? गैस का सिलेंडर मिलेगा 250 रुपए का, बाइक मिलेगी 25,000 रुपए की। और रोजमर्रा का जो आदमी अपना सामान खरीदता है, आप कहेंगे जी ये बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स तो एक आम नागरिक के ऊपर भी लग जाएगा जो 1 लाख रुपए की इनकम करता है। अभी तो 2 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं है। अरे जो है वो तो 10% है, फिर 20-30% तक जाता है। एक आम आदमी यदि 1 लाख रुपए के ऊपर 1 से 2,000 रुपए उसको टैक्स के देने भी पड़ते हैं तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स में छूट मिलेगी, तो करीब उसको अपने रोजमर्रा के सामान खरीदने पर जो है 30 से 60% टैक्स चुकाना पड़ता है। तो यह एक व्यवहारिक प्रयोग है। और यदि आदरणीय मोदी जी इन मुद्दों को लेकर के सामने आते हैं, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस आर्थिक आजादी के इन मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को, भाषा और स्वदेशी के मुद्दों को समर्थन करता है और काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को वापस दिलाने के लिए इफेक्टिव कदम उठाता है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए 5 संस्थाओं को मजबूत बनाता है। देखो, वैसे ये बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करने पर इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी देश में आ जाएगी। बड़े नोट वापस आ गए तो ज्यादा जो गड़बड़ी होती है